हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति और ये आप लोग का पार्ट 2 है ऑफ चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस क्लास 11th हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेनेसेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि ये जो टाइम था ना, ये कल्चर के चेंज होने का टाइम था। ये जो टाइम था, इसमें कल्चर जो था ना वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। वही हम देखेंगे कि ये रेनेसेंस क्या है। बहुत इजी है, बस सुनने में थोड़ा सा खतरनाक है, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि सोर्स क्या है हमारे पास। इतनी जो मैं बातें आप लोगों से कह रही हूँ, उनका सोर्स क्या है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो ये जिस टाइम पे कल्चर जो चेंज हो रहे थे 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में, इसमें जो यूरोप के लोग थे उनको अपनी हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि उनकी हिस्ट्री किस तरीके की रही होगी, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में लिख के रखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होंगी उनको जानने के लिए। तो देखा जाए तो हमारे पास मतलब यूरोपियन हिस्टोरियंस। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जो ये हमारे पास जितनी भी हिस्ट्री के वर्क हैं, ये जो आप अपनी बुक पढ़ रहे हो, जितनी भी हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो, ये सारा का सारा जो काम है ना, ये 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और कुछ कुछ सोर्सेस हमारे पास 18th सेंचुरी, बाकी इनको लिखने का काम 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में हुआ है। तो ये बहुत लेटेस्ट हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हैं डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उस समय की चीज़ों को जानने के लिए। डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो कि ये जो टाइम है ना, ये बहुत लेटेस्ट है, 14th सेंचुरी का ही है। तो अब आप समझ सकते हो कि जो भी चीज़ें होंगी हमारे पास बहुत सारी होंगी। तो जो भी आपको याद आ रहा है सब लिखना का सोर्स आता है तो क्वेश्चन में। प्रिंटेड बुक्स हो गए हमारे पास पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई। अब कहोगे कि टेक्सटाइल बिल्डिंग्स का हिस्ट्री से क्या लेना देना। तो देखो बच्चों, हिस्ट्री क्या होती है ना कि हम लिंक करते हैं चीज़ों को, एक साथ जोड़कर कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सिर्फ पॉलिटिक्स में आप आगे देखोगे कि हिस्ट्री कहीं एक चीज़ से नहीं, जो भी मानव से जुड़ा है, जो भी इवेंट्स है ना, वो सब हिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं। तो अब इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स के लिए तो बिल्डिंग भी बहुत मायने रखती है और टेक्सटाइल्स भी बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि टेक्सटाइल धीरे धीरे बदलने लगे, लोग कॉटन से सिल्क को पहनने लगे, तो कॉटन में सिल्क का बदलाव देखोगे तभी तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया लगेगा। वैसे ही अब देखो बच्चों, क्या होता है कि अब ये जितने भी हमारे पास सोर्सेस हैं, इनको गैलरीज में, आर्ट गैलरीज में, म्यूजियम्स में, ये सारे यूरोप और अमेरिका में सजा के रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो कि 19th सेंचुरी में जो हिस्टोरियंस थे ना, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने एक टर्म का यूज़ करना शुरू किया। वो टर्म क्या था स्टूडेंट्स? वो था रेनेसेंस। यही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ जाएगा कि रेनेसेंस को एक्सप्लेन करो 3 मार्क्स में, रेनेसेंस से क्या समझते हो, जो भी दिमाग में है ना सब लिख देना। सबसे पहले तो यहाँ पर सुनो रेनेसेंस क्या है। रेनेसेंस सबसे पहली बात तो एक फ्रेंच वर्ड है। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, तो रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब पुनर्जागरण। मतलब यहाँ पर बर्थ की बात नहीं हो रही है, रीबर्थ की बात हो रही है, यानी किसी चीज़ का फिर से जन्म लेना। तो जन्म किसका होता है बच्चों? यहाँ पर रोमन और ग्रीक कल्चर का जन्म होता है। इनकी इम्पॉर्टेंस फिर से सामने आने लगती है। मैं आपको बताऊं कि रोमन अम्पायर, अब देखो आपको पास्ट के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा सा टाइम भले ही लगेगा लेकिन समझ में आ जाएंगी। अब देखो क्या होता है कि रोमन अम्पायर के कोलैप्स के बाद, रोमन अम्पायर जब ख़त्म हो गया था, मैंने आपको बताया रोमन अम्पायर ख़त्म हो चुका था, तो इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे चर्च का, इसके बाद के जो टाइम पीरियड है उसको डार्क एज कहा जाता है यूरोप में। चर्च ने धीरे धीरे लोगों के दिमाग में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लोग जैसा ये चर्च बोलते वैसा ही करते। तो अब धीरे धीरे जो समय था ना, ये बड़ा बुरा चलने लगा। तो इसके बाद जो ये 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड आता है, इसको बोला जाता है कि ये रीबर्थ होता है। अब चर्च का ये अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें खत्म होने लगती हैं, कल्चर यहाँ पे चेंज होने लगता है, इसीलिए इसको रीबर्थ कहा गया है, रेनेसेंस को। ठीक है, अब जिस हिस्टोरियन ने इसको सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज किया, सबसे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा, सबसे ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन किया, वो कौन थे? वो एक स्विस स्कॉलर थे। अब मैंने यहाँ पे स्विस कहा ना, स्विस का मतलब क्या होता है? स्विस मतलब होता है स्विट्जरलैंड। मतलब जो व्यक्ति स्विट्जरलैंड के होते हैं ना, उनको स्विस कहते हैं। ठीक है, तो एक स्विस स्कॉलर थे जिनका नाम क्या था? जैकोब बर्काडेट। ठीक है, जैकोब बर्काडेट। तो इन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और अगर इनके टाइम की बात करें तो ये थे 18 से 1897 तक। ठीक है, अब इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। अब इनके बारे में ज़रा सुन लो। ये स्विस स्कॉलर थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ बास्ले के थे
और ये यहाँ पर मतलब स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और स्टूडेंट थे किसके, एक जर्मन हिस्टोरियन के स्टूडेंट थे लियोपोल्ड वॉन रैंके के, ठीक है, जिनकी ज़िंदगी 1795 से 1886 तक रही। अब रैंके जो थे, इनके जो टीचर थे, इन्होंने इनको क्या पढ़ाया था कि देखो सुनो, इन्होंने कहा, इनको बताया था कि तुम्हारा जो मतलब जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, उनका काम क्या होता है कि पॉलिटिक्स के बारे में लिखना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में लिखना, गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखना एक हिस्टोरियन का काम होता है। लेकिन ये जो थे जैकोब बर्नार्ड, उनको ये जो लिमिटेड गोल्स थे ना कि अरे सिर्फ हिस्टोरियन का काम सिर्फ इतना होता है क्या कि बस जो गवर्नमेंट है उन्हीं के बारे में लिखना, उनको ये लिमिटेड गोल्स पसंद नहीं आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम बहुत लिमिटेड हो गया। पॉलिटिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही हिस्ट्री को लिखने के लिए, लेकिन साथ ही साथ में कल्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट पॉलिटिक्स है उतना ही इम्पॉर्टेंट कल्चर भी है। तो उन्होंने कल्चर पे भी उतना ही ध्यान दिया जितना उन्होंने पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया। अब पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि किसी भी स्टेट को जो रूल करता है उसके बारे में लिखना पॉलिटिक्स है, ठीक है। अब इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने 1860 में एक किताब लिखी, क्या नाम था, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली। तो इन्होंने यहाँ पर रेनेसेंस के बारे में लिखा, जिसमें अपने रीडर्स को, यानी कि जो उनके रीडर्स थे जिन्होंने उनकी किताब को पढ़ी, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली, जिन भी लोगों ने उनकी किताब को पढ़ी तो उनका अटेंशन वो कहाँ पर लेकर गए, पॉलिटिक्स से हट करके उस बुक में उन्होंने लिटरेचर के बारे में बताया, उस बुक में उन्होंने लिटरेचर के बारे में बताया, आर्किटेक्चर के बारे में बताया, पेंटिंग्स के बारे में बताया। तो आप देख सकते हो यही तो हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर मतलब कि जो कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। यही कल्चर होता है कि लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, है ना, साड़ी का पहन, जो ड्रेसअप, वही कल्चर है। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें चेंज होने लगी, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरीके से एक नया ह्यूमनिस्ट कल्चर, मानवतावादी जो कल्चर है वहाँ पर डेवलप होने लगा। अब क्या हुआ कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच को इस टाइम पीरियड को कहा गया है। अब इसमें उन्होंने एक और चीज़ लिखी कि इसमें मानव का भी एक नया बिलीफ भी आता है, एक न्यू बिलीफ का भी जन्म होता है। न्यू बिलीफ का जन्म होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोग थे ना, जो लोगों के दिमाग था उस पर पूरा का पूरा चर्च का नियंत्रण था, चर्च जो कहेगा वही होगा। लेकिन अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि अब मॉडर्न मैन आ चुका था। मॉडर्न मैन अपने डिसीजन खुद लेगा, वो जो चाहता है वो इसमें उतनी अपनी क्षमता है वो खुद कर सके। आगे वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मॉडर्न मैन में और जो पहले के मैन थे, जो मिडेवल मैन थे, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो ये मॉडर्न मैन अपने खुद डिसीजन लेगा, उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो चर्च के बहकावे में नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक नया बिलीफ का भी जन्म हुआ था इस रेनेसेंस में, उन्होंने बताया। तो बच्चों ये देखो, जो भी हिस्टोरियंस हमें बताते हैं ना, वही यहाँ पर ये चीज़ें हमने लिखी हैं। रेनेसेंस एक टर्म है जो इस चेंज को, इस कल्चरल चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है। फिर से ध्यान देना बच्चों, नोट करना कि रेनेसेंस एक टर्म है, एक शब्द है जिसको हम यूज़ करते हैं, किस लिए हिस्टोरियंस ने यूज़ किया, ताकि 14th से 17th सेंचुरी के बीच में जो भी चेंजेस हुए, कल्चरल चेंजेस मतलब आर्किटेक्चर में, सबसे पहले आर्किटेक्चर में जो चेंजेस हुए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, किस तरीके से अब वापस से क्लासिकल जो चीज़ें थी उनको रिवाइव करने लगे, मतलब ग्रीक, रोमन, इन सारी चीज़ों को रिवाइव करने के लिए। दूसरा क्या, लिटरेचर में किस तरीके से वापस से वो रीबर्थ होने लगा, मतलब कि अब लोग फिर से ग्रीक्स के, रोमन्स के वर्क को पढ़ने लगे और उनसे इंस्पायर होने लगे, वो रीबर्थ हुआ। तीसरा क्या, पेंटिंग में आप देखोगे कि पेंटिंग में भी आप देखोगे कि इंस्पायर होना। अब ऐसा नहीं होता कि रीबर्थ का मतलब वही चीज़ों को वापस उठा के ला दिया, नहीं, उनमें इनोवेशंस हुए, लेकिन ये जो टाइम पीरियड था उससे हटकर कल्चर किस तरीके से चेंज होने लगा, इसी को हमने कहा है रेनेसेंस। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर, कौन सी कंट्री में होता है, तो ये होता है इटली में। आई होप आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।